हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 16 दिसंबर 2023। आज के कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ जो है आपको ललन टॉप प्रश्न भी मिलने वाला है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में एक शेयर और एक कमेंट जरूर किया करें। आपको ये जो है पूरा 10 प्रश्न जो कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है हम 20 मिनट के अंदर रिवीजन करवा देंगे और उसके साथ ललन टॉप क्वेश्चन भी शामिल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन जो इस प्रकार है। हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स सेकेंड। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड यह जो हाल ही में किसके द्वारा चलाया गया? तो इंटरपोल के द्वारा चलाया गया है। और इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या था? तो यह ऑपरेशन चलाने का उद्देश्य था कि मानव तस्करी को रोका जाए। ठीक है, जो कि मानव किस अंगों को तस्करी किया जाता है उसको रोकने के लिए इंटरपोल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो चलाया है ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स सेकेंड। ठीक है, और अगर भारतीय संविधान में पूछा जाए कि मानव तस्करी को रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है, तो मानव तस्करी से संबंधित हो जाता है आर्टिकल 23। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 2023 को। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह लियोन फ्रांस में है। और इसकी अभी हाल ही में 91वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी हाल ही में 91वीं बैठक हुई थी वियना में। ठीक है, वियना में हुई थी जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वियना शहर जो है किस नदी के किनारे है? तो यह डेनूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इंटरपोल की अगर पूछे 91वीं बैठक वियना में, अगर 90वीं बैठक पूछे तो कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। अब देखते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया था? और यह जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? यह इंटरपोल के द्वारा मनाया जाता है। और पहली बारी से जो है इस अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस को मनाया गया है 7 सितंबर को, क्योंकि इंटरपोल की जो है स्थापना दिवस है, मतलब स्थापना कब हुई थी? तो 7 सितंबर 1923 को हुई थी, इसलिए 7 सितंबर को जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन दिए गए हैं, जैसे ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन अजय। तो ये कहाँ पर चलाए गए हैं? भारत के द्वारा ये तीनों ऑपरेशन कहाँ पर चलाए गए हैं, किस देश में? अब देखते हैं। तो ऑपरेशन करुणा जो है ऑप्शन ए, ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया है? म्यांमार में। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। ठीक है, और ऑपरेशन जो है दोस्त कहाँ चलाया गया है? तो सेकंड नंबर का ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है तुर्की और सीरिया में। किसके द्वारा? भारत द्वारा। और आपको पता है कि अभी हाल ही में जो है तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया था, तो जो है भारत के द्वारा तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। और वहीं देखा जाए तो इजराइल में जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इजराइल में चलाया गया था ऑपरेशन अजय। ठीक है, इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए थे, आपको पता है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जो है युद्ध चल रहा था हमास से, जो हमास वहाँ का एक आतंकी संगठन है उसके बीच। तो इजराइल में जो भी भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। और नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन कावेरी ऑपरेशन कावेरी जो है किस देश में चलाया गया था? तो सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सूडान चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया सूडान में। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में। ठीक है, और कहाँ पर चलाया गया था? सियाचिन में, जो स्थान पाकिस्तानियों ने कब्जे में ले लिया था, वहाँ से उनको खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन में 1984 को। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन पोलो। यह जो है किस राज्य के लिए चलाया गया था? तो यह हैदराबाद राज्य के लिए चलाया गया था, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो बाकी के जो रियासतें थी वो भारत में विलय कर गई, जबकि हैदराबाद ने विलय नहीं किया था। तो उस समय जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया था हैदराबाद के खिलाफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन बॉयज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ग्रीन बॉयज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध हो जाता है आपका IMO के द्वारा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ग्रीन बॉयज 2050 प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कब किया गया है? तो इसे बहुत पहले लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन चर्चा में अभी फिर आया है। तो आपको बता दें कि इसे लॉन्च कब किया गया था? तो 2019 में लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा?
तो नॉर्वे देश के द्वारा और IMO संगठन के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मेरिडियन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया गया था? नॉर्वे और IMO के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 2019 में किया गया था। इसका जो है अगर पूछे कि IMO का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर है लंदन में। इसके बाद जो है यह जो ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट चलाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जहाज उद्योग में न्यून कार्बन का उत्सर्जन करना। ठीक है, तो जहाज उद्योग में अगर जितना कम उत्सर्जन होगा उतना ही पर्यावरण के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? तो इसका उद्देश्य हो जाता है जहाज उद्योग में न्यून कार्बन का उत्सर्जन करना। और IMO से जो है भारत इसका कब सदस्य बना था? तो IMO का सदस्य भारत कब बना था? तो 1959 ईस्वी में। ये भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कि तापमान का जो कार्बन का उत्सर्जन यानी कि तापमान को बढ़ने के लिए कौन कौन से उत्तरदायी गैस होते हैं। तो देखते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, पहले यहाँ देख लेते हैं कि 2050 तक अगर ये रखा गया है ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट, तो 2050 तक जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 50% की कमी करना। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं अब देखते हैं इसके बारे में। तो ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ाने वाली गैस कौन कौन सी होती हैं? जैसे CO2, CO और जलवाष्प होता है। तो इन सभी को जो है क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं ग्रीन हाउस गैस को जो है कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए COP3 का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है ग्रीन हाउस गैस को कम करना था। और क्योटो जगह कहाँ पर है? तो क्योटो है जापान में। और इसकी बैठक जब हुई थी COP3 की, तो और कहाँ पर हुई थी? तो क्योटो में हुई थी। इसी कारण जो है इसे COP3 को क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो यह हुआ था 1997 ईस्वी में। लेकिन लागू कब हुआ था? तो यह 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो COP3, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिनलैंड ने किस देश के NGO AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किसे दिया है? तो अफगानिस्तान की NGO को दिया है। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान की NGO कौन सी है। तो पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023। यह जो है पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह फिनलैंड के द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी हाल में जो है यह पुरस्कार अफगान महिला कौशल विकास केंद्र, यह एक NGO है, कहाँ की? अफगानिस्तान की एक NGO है। इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 2017 में इसकी पहली बार शुरुआत की गई है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान को यह पुरस्कार दिया गया है फिनलैंड के गवर्नमेंट के द्वारा। फिनलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो फिनलैंड की राजधानी का नाम है हेलसिंकी। इसके बाद अब इसे जो है फिनलैंड को जो है झीलों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जो है अवार्ड किसे मिला है देखते हैं। तो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो यह जावेद अख्तर को मिला है। व्यास सम्मान, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है अभी हाल ही में पुष्पा भारती को। इनके किस उपन्यास के लिए? तो यादें और यादें के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कर्मवीर चक्र पदम विजेता की कौन है? तो यह है हेमाचंद्रन रवि कुमार। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह मीरा चंद को दिया गया है। हमारा चौथा प्रश्न हो जाता है, हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, इसमें जो है सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और यह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है यह योजना? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जिसके मंत्री कौन है? तो पर्यावरण मंत्री वर्तमान में है डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी। इसमें क्या बात कही गई है? तो इस योजना में कही गई है कि इस योजना को क्यों शुरू किया गया है। तो इसमें जो है सतत या अस्थायी व टिकाऊ वन प्रबंधन को बढ़ावा देना और साथ में कृषि वानिकी यानी कि एग्रो
फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, यह योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अब ललन टॉप प्रश्नों में देखते हैं कि वायु प्राण पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वायु प्राण वायु पेंशन योजना। वन और वन्य जीव कौन सी सूची का विषय है, तो मूल संविधान में जो है वन और वन्य जीव जो है यह किस विषय का संबंध था, तो मूल संविधान में यह राज्य सूची का विषय था। ठीक है, तो मूल संविधान में जो है यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में जो है वन और वन्य जीव यह किस सूची का विषय है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है वर्तमान में। और जो है यह राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन संविधान में किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में यह संशोधन किया गया था। ठीक है, तो राज्य सूची से जो है समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय लाए गए थे, तो वन, वन्य जीव, शिक्षा और मापतोल, इन सभी चीज़ों को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 5वां प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है, तो पहले आपका सही जवाब हो जाएगा तिरयानी ब्लॉक। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पहली डेल्टा रैंकिंग जारी हुई है, और जारी यह कौन करता है, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जारी कौन करता है, तो यह जो है नीति आयोग जारी करता है। एस्पिरेशनल मतलब होता है आकांक्षा। ठीक है, कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे विकास होना चाहिए था, वहाँ के लोग उससे मतलब विकास करना चाहते हैं, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए जो है नीति आयोग जो है उन ब्लॉकों को विकसित करने के लिए कौन सा योजना प्रोग्राम शुरू करी है, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, और इसकी पहली डेल्टा रैंकिंग जो है किस ब्लॉक को दिया गया है, तो टॉप पहले नंबर पर है तेलंगाना राज्य का तिरयानी ब्लॉक, इसे जो है डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। और दूसरा स्थान किसे मिला है, तो कौशाम्बी ब्लॉक को मिला गया है। तो जो पहला स्थान मिला है तिरयानी ब्लॉक को, इसमें जो है नीति आयोग के द्वारा पहले स्थान में कितना रुपया दिया जाएगा इस ब्लॉक को, तो 1.5 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जबकि जो सेकंड ब्लॉक है कौशाम्बी ब्लॉक को, इसमें जो है 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक की सूची हो जाती है। अब जो है देखते हैं कि आकांक्षा जिला प्रोग्राम यह भी जो है जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसमें जो है डेल्टा रैंकिंग में पहला जिला आकांक्षी जिला का मतलब आकांक्षी जिला को विकसित करने के लिए कौन सा जिला शामिल किया गया है, तो यह रायगढ़ जिला है, जो कि कहाँ का है, यह उड़ीसा का जिला है। ठीक है, अब हम नीति आयोग के बारे में देखते हैं कि नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग जो है वर्तमान में किसका बदला हुआ स्वरूप है, तो योजना आयोग का। तो पहले नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था, उसी का नाम अब बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। और यह नाम कब रखा गया था, तो नीति आयोग का नाम रखा गया था 1 जनवरी 2015 को, ये आप याद रखेंगे। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुआ था। और इसके बाद जो है योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया जाता है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग के हेड कौन है वर्तमान में, तो जो पीएम होते हैं वही नीति आयोग के हेड होते हैं। और वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के जो है सीईओ कौन है, तो वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था जिसका क्या नाम है, अटल नवाचार मिशन। यह किसने शुरू किया था, तो यह नीति आयोग ने शुरू किया था। 6वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी डेनियल बरेन बोइम और इसके बाद अली अबू अवाद को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी, यानी कि जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1984 ईस्वी में, उसी के 2 साल बाद जो है उन्हीं के नाम पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शुरू किया गया था। और यह जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डेनियल बरेन बोइम को, इसके बाद अली अबू अवाद को यह पुरस्कार दिया गया है। डेनियल बरेन बोइंग जो है यह किस देश के हैं, तो यह अर्जेंटीना के हैं, जबकि
अली अबू अवाद जो है यह किस देश के हैं? तो यह फिलिस्तीन के हैं। ठीक है, तो ये शांति के दूत हैं, मतलब फिलिस्तीन में जो है शांति को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए जो है इन्हें अब की बार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और डेनियल बरेन कौन है? तो यह अर्जेंटीना के एक म्यूजिशियन है। ठीक है, म्यूजिशियन है, आप इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं कि जो है यह पुरस्कार इन दोनों को किसने दिया है। तो इसे दिए हैं जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के मतलब जो जूरी थे, उस जूरी के हेड जो थे वही इन दोनों को यह पुरस्कार दिए हैं। तो इस जूरी के हेड कौन थे? तो पूर्व सीजीए यानी कि जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनका क्या नाम था? टी.एस. ठाकुर ने। टी.एस. ठाकुर ने इन दोनों को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ललन टॉप प्रश्न में क्या है कि UNHCR नान शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? यह अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किस मूवी को दिया गया है? तो यह दिया गया है एंडलेस बॉर्डर फिल्म को दिया गया है। और यह पुरस्कार कहाँ दिया गया था? तो गोवा में। ठीक है, जो फिल्म फेयर अवार्ड चल रहा था उसी में यह पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पॉल लिंच को दिया गया है। पॉल लिंच किस देश के हैं? तो आयरलैंड के हैं। और इनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सोडियम आयन बैटरी तकनीकी किसने लॉन्च किया है? तो सोडियम आयन बैटरी तकनीकी लॉन्च किया है KPIT टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी जो है यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो KPIT टेक्नोलॉजी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसे लॉन्च क्यों किया गया है? तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि लिथियम बैटरी, आपने सुना होगा इसका नाम, लिथियम आयन बैटरी, इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यह हल्का भी होती है और जो है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो वह लिथियम है। ठीक है, तो इसी लिथियम के विकल्प के लिए अभी KPIT टेक्नोलॉजी ने सोडियम आयन बैटरी को लॉन्च किया है। अब देखते हैं कि लिथियम बैटरी का विकल्प है, जो यह सोडियम आयन बैटरी है, यह किसका विकल्प है? तो लिथियम बैटरी का विकल्प है। और इसके बाद सेकंड, इसमें मतलब इसके लाभ क्या है? तो इसमें लागत जो है लिथियम बैटरी के मुकाबले 25% कम होगा। और यह तेजी मतलब जल्दी चार्ज हो जाएगा। और इसका जो इस सोडियम आयन बैटरी का जीवन काल है यह लंबे समय तक चलने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के जो है बैटरियों को आयात करता है, यानी कि बाहरी देशों से मंगवाता है, तो उसमें जो है भारत की बैटरी आयात पर निर्भरता भी कम होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च किया है? तो KPIT टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, इसका मतलब क्यों लॉन्च किया गया है तो आपने अच्छी तरह से देख लिया है। 8वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? BCCI द्वारा नंबर 7 जर्सी को अभी हाल ही में सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर दिया गया है। तो यह नंबर 7 जर्सी किससे संबंधित है, किस प्लेयर से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा MS धोनी से। ठीक है, तो MS धोनी की जर्सी का नंबर क्या था? तो नंबर 7 था। और अभी हाल ही में BCCI ने इनकी जर्सी को जो है रिटायर कर दिया है। ठीक है, और रिटायर होने वाली इनकी जर्सी किस क्रम की है? तो दूसरे नंबर की है। अगर पहले नंबर की पूछेंगे तो पहले नंबर की जो है जर्सी रिटायर हुई थी किसका? तो नंबर 10 जर्सी रिटायर हुई थी, जो कि किसकी थी? तो सचिन तेंदुलकर की थी। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जी की जर्सी का नंबर कितना था? तो 10 था। और इनको रिटायर करने वाला BCCI पहला जर्सी था। और दूसरा किसका हो जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी का। अब महेंद्र सिंह धोनी का देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं कि इनकी कप्तानी में जो है पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने 2007 में। और इसके बाद दूसरा वनडे वर्ल्ड कप कब जीते थे? तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तान में 2011 में जीते थे। और MS धोनी की कप्तानी में ICC चैंपियन ट्रॉफी भी भारत ने जीती थी। ठीक है, MS धोनी को देखते हैं कि हाल ही में इन्हें SBI का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। किसे? तो MS धोनी को बनाया गया है, ये आप याद रखेंगे। और सचिन तेंदुलकर जी के बारे में देखेंगे तो इनका जो होम ग्राउंड है वानखेड़े स्टेडियम, इनमें जो है सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा भी बनाई गई है। IPL 2023 के विजेता टीम के कप्तान कौन है? तो IPL 2023 के विजेता टीम के कप्तान है MS धोनी। ठीक है, और अब तक जो है IPL में जो है MS धोनी की टीम ने कितनी बार IPL कप जीता है? तो 5 बार जीता है।
ऑरेंज कप जो है 2023 में किसे दिया गया था? शुभमन गिल को दिया गया था। और पर्पल कैप किसे दिया गया था? तो मोहम्मद शमी को दिया गया था। राज्य के सभी जिलों में, 9वां प्रश्न है, राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो आपको पता है कि अभी हाल ही में जो है 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, तो अब हर राज्य से जो है नई नई योजनाएं जो हैं लागू कर दी जाएंगी, तो इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। तो आपको पता है कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस राज्य सरकार ने करी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने करी है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस यह किसने शुरू करा है? तो यह मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन बने हैं? तो मोहन यादव जी ने। तो भी हाल ही में पहली कैबिनेट बैठक में इन्होंने बहुत सारी योजनाओं में से यह योजना शुरू करी है। और इसकी बैठक कहाँ किए थे? तो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी भोपाल में, ठीक है। और इसमें से इस एक्सीलेंस जो है पीएम कॉलेज एक्सीलेंस में क्या बात कहा गया है? क्योंकि हर जिले में शुरू किया जाएगा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। और किस कॉलेज में शुरू किया जाएगा? जो कि सरकारी कॉलेज होंगे। तो मध्य प्रदेश में कुल जो है कितने सरकारी कॉलेज हैं? तो 570 सरकारी कॉलेज है इनमें से, ठीक है। इनमें से हर जिले से एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत विकसित किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जिले में एक सरकारी कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन जो है एक जिले से सिर्फ एक ही कॉलेज को उठाया जाएगा और उसे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत विकसित किया जाएगा, ठीक है। इनमें जो है यह इनकी पहली योजना थी। और दूसरी योजना इन्होंने क्या बताया है कि जो है लाउड स्पीकर का यूज बंद हो जाएगा। कहाँ पर? ऐसे धार्मिक स्थानों पर जहाँ पर लाउड स्पीकर यूज हो रहा है, वहाँ से जो है लाउड स्पीकर को हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? तो 230 है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा स्पीकर कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार में ये जो है किस विभाग के मंत्री थे? तो ये कृषि विभाग के मंत्री थे। और इन्हें जो है वर्तमान में अब क्या बना दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का विधानसभा स्पीकर बना दिया गया है। आज का देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या है। हाल ही में सार अमरतला तोरगिया महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि यह शुरू तो कहाँ पर किया गया है? तो आपका पहले सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो सार अमरतला तोरगिया महोत्सव यह अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में? तो पश्चिमी कामेंग जिला में यह जो है महोत्सव शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत किसने करी है? तो जो है वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू जी, इन्होंने यह शुरू करा है। और सार अमरतला तोरगिया महोत्सव यह बौद्ध संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। और इसमें जो है बौद्ध धर्म का कौन सा मठ स्थापित किया गया है? तो चोइलांग मठ यहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आप याद रखेंगे। तो सार अमरतला तोरगिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और यह बौद्ध संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि लोसन महोत्सव, जो भी कल की करंट अफेयर क्लास में मैंने बताया था, तो यह भी जो है बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके मठ जो लद्दाख में जो मठ स्थापित है उसे बौद्ध धर्म का कौन सा मठ कहते हैं? तो नामग्याल मठ कहा जाता है। तो लद्दाख में नामग्याल मठ है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में चोइलांग मठ है। अब देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो बोमडिला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों हैं। और अरुणाचल प्रदेश में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका क्या नाम है? तो मोनपा उत्सव। तो मोनपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह भी अरुणाचल प्रदेश में। तो स्टूडेंट, हमने अपने सारे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन को देख लिया है। तो कल फिर मिलते हैं। और आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो ठीक है, तो कल मिलते हैं। तो आज के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।